Hey guys, welcome back to Devradi Pathshala. So today topic of discussion is cell cycle and cell division M phase regulation. ठीक है. सो अभी तक मैंने आपको एम फेज़ के बारे में पढ़ाया, माइटोसिस फेज़ जिसे हम बोलते हैं, ठीक है. उसकी डिफरेंट फेजेस भी पढ़ाई, प्रो फेज़, प्रो मेटा फेज़, इस तरीके से, ठीक है. साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बेसिक्स भी आप लोगों का क्लियर किया, जैसे कोहेसिन कंडेंसेंस प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा के, ठीक है. और हमारा सेंट्रोजोम्स डुप्लीकेशन ये सब को डिटेल में पढ़ाया, ठीक है. और अब हम फाइनली जो है रेगुलेशन पार्ट पढ़ेंगे एम फेज़ का, ठीक है, कि कैसे रेगुलेट होते हैं, ठीक है. जैसे हमने G1 और एस फेज़, G2 फेज़ इनका रेगुलेशन पढ़ा, ऐसे ही हम क्या पढ़ेंगे अब एम फेज़ का रेगुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है. और ऑलरेडी मैं इस टॉपिक के 10 पार्ट्स करा चुकी हूँ, ये 11th पार्ट है, ठीक है. और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट, गेट, ICMR, DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा. सो लेट्स प्रोसीड. सो एंट्री इनटू माइटोसिस. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे एंट्री होती है माइटोसिस में. जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया था एंट्री कैसे होती है माइटोसिस में, जब V1 काइनेज जो है CDK1 को इनहिबिट करके रखता है, ठीक है. CDK1 क्या है, CDK1 और साइक्लिन बी, ठीक है, इनको इनहिबिट करके रखता है, ठीक है, G2 फेज़ में. जैसे ही G2 फेज़ का एंड होता है तो हमारा CDC25 एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है. या ऑलरेडी मैं आपको ये सारी बातें बता चुकी हूँ लास्ट क्लासेस में, ठीक है. CDC25 क्या करता है, इनहिबिटरी फॉस्फेट रिमूव करता है साइक्लिन बी का, और उसे क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है, ठीक है. तो जैसे ये साइक्लिन बी और CDK1 है, ठीक है. साइक्लिन बी का काम कुछ नहीं होता है, काइनेज एक्टिविटी जो है हमारा CDK1 ही करता है, ठीक है. साइक्लिन बी सिर्फ CDK1 के साथ अटैच होकर उसे एक्टिवेट करवाता है, ठीक है. सो इसका इनहिबिटरी फॉस्फेट रिमूव कौन कराता है, CDC25, जो मैं आपको इतना तक मैं आपको लास्ट क्लास में, प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको इतना तक बता चुकी हूँ, ठीक है. सो अब हम नए प्रोटीन्स और पढ़ेंगे कि CDK1 के साथ में 2 और नए प्रोटीन भी एक्टिवेट होते हैं एम फेज़ में फंक्शन करने के लिए, ठीक है. सो माइटोटिक प्रोटीन्स काइनेजेस ऑफ द अरोरा काइनेज, अरोरा A एंड अरोरा B, ठीक है, एंड अपोलो लाइक काइनेजेस, ठीक है, फैमिलीज आर एक्टिवेटेड कोऑर्डिनेटली विद CDK1, ठीक है. जब हमारा CDK1 एक्टिवेट होता है ना, तो उसी के साथ साथ हमारा अरोरा काइनेज भी एक्टिवेट होता है और पोलो लाइक काइनेजेस भी एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, टू सिग्नल दी एंट्री इनटू एम फेज़. और ये तीनों जब एक्टिवेट होते हैं तब ये क्या देते हैं, सिग्नल देते हैं कि हम एम फेज़ में जाएंगे अब, ठीक है. द अरोरा एंड पोलो लाइक काइनेजेस फंक्शंस विद CDK1 इन अ पॉजिटिव फीडबैक लूप. ये क्या करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाते हैं एक दूसरे के साथ में. जैसे CDK1 एक्टिवेटिंग अरोरा काइनेज विच एक्टिवेट पोलो लाइक काइनेज एंड विच इन टर्न एक्टिवेट CDK1, ठीक है. तो होता क्या है, जैसे आप इस फिगर के थ्रू देख सकते हो, हमारा CDK1 किसको एक्टिवेट कर रहा है, अरोरा काइनेज को. ये ब्लू कलर से जो दिख रहा है ये क्या है, CDK1 है, ठीक है. ये किसको एक्टिवेट कर रहा है, ये ऑरेंज कलर से है अरोरा काइनेज. ये क्या है, अरोरा काइनेज, ठीक है. और अरोरा काइनेज हमारा किसे एक्टिवेट कर रहा है, तो पोलो लाइक काइनेज को, ठीक है. ये रेड कलर से जो दिख रहा है ये पोलो लाइक काइनेज है, ठीक है. और ये वापस से किसको एक्टिवेट कर रहा है, तो ये वापस से CDK1 को एक्टिवेट कर रहा है. तो ये एक तरीके के क्या है, पॉजिटिव फीडबैक लूप है, ठीक है. एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं एक्टिवेट होने के लिए, ठीक है. सो हमने क्या पढ़ी, 3 डिफरेंट प्रोटीन्स पढ़ी. CDK1 पढ़ा. CDK1 तो होता ही है इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ में अरोरा काइनेज एंड पोलो लाइक काइनेजेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. अब ये तीनों मिलकर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है. सो सबसे पहला फंक्शन है इनका क्रोमैटिन का कंडेंसेशन, ठीक है. क्रोमैटिन कंडेंसेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि कोहेसिन एंड कंडेंसेंस करवाता है, ठीक है. सो कैसे होता है, कोहेसिन और कंडेंसेंस कराता है, ये इसके बारे में तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया था. लेकिन अब ये लोग आपस में मिलकर कैसे इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है. तो सबसे पहला फंक्शन है होता है इनका क्रोमैटिन का कंडेंसेशन, ठीक है. सेकेंड फंक्शन होता है न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेकडाउन. मैंने आप लोगों को बताया था कि माइटोसिस फेज में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप हमारा टूट जाता है. तो ये तोड़ने का काम कौन करता है हमारा, तो ये 3 प्रोटीन वर्क करते हैं, ठीक है. फॉस्फोराइलेशन ऑफ लेमिन्स, न्यूक्लियर पोर्स कॉम्प्लेक्स एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन्स, ये इसको फॉस्फोराइलेट करके इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है.
जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ गोल्जी एपरेटस। ठीक है, गोल्जी एपरेटस का क्या कर देते हैं, फ्रेगमेंटेशन करता है, हमारा गोल्जी भी ब्रेक डाउन हो जाता है माइटोसिस फेज में। ठीक है, सो कैसे करते हैं, बाय फॉस्फोराइलेटिंग द गोल्जी मैट्रिक्स प्रोटीन। ठीक है, गोल्जी के मैट्रिक्स प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करके इसका ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन के बारे में भी मैंने आपको लास्ट में लेक्चर्स में बता दिया है। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स। ठीक है, सेंट्रोसोम का क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है। सेंट्रोसोम्स को मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है क्या होते हैं, काइनेटोकोर्स जो हम आगे पढ़ेंगे, एंड माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स। ठीक है, इनका फॉस्फोराइलेशन करके एक स्पिंडल फॉर्मेशन को फॉर्म करता है। ठीक है, और ये तीन क्या है इनके ये चार इनके क्या है इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, जैसे साइक्लिन बी है। ठीक है, दिस इज साइक्लिन बी है। ठीक है, और हमारा हो गया CDK, ये हमारा क्या हो गया CDK1। ठीक है, सो हमारा जब साइक्लिन बी CDK पे बाइंड करता है ना, वैसे ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये क्या हो जाता है, ये पूरी यूनिट क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, MPF। ठीक है, MPF के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसीलिए जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम बार बार CDK बोलेंगे, क्योंकि साइक्लिन कोई फंक्शन रोल प्ले नहीं करता है, फंक्शनल रोल हमारा कौन करता है, CDK। ठीक है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जिसका फुल फॉर्म है। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, काइनेज एक्टिविटी करता है। काइनेज एक्टिविटी का क्या मतलब है, फॉस्फोराइलेशन करना। ठीक है, यहाँ देख रहे हो सब में फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से सारे जितने भी इसने फंक्शन कराए सब में फॉस्फोरस ऐड करके इसने क्या किया है, अपना फंक्शन परफॉर्म किया है। ठीक है, तो काइनेसिस का काम क्या होता है, फॉस्फोरस को अटैच करना। ठीक है, तो हमारा क्या करता है, CDK क्या करता है, फंक्शनल रोल प्ले करता है, और साइक्लिन उसे एक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक है, बाकी ये भी क्या है, काइनेसिस है, तो ये भी क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेशन करते हैं, पोलोलाइक काइनेसिस एंड अरोरा काइनेसिस। ओके, सो सबसे पहले फंक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्रोमैटिन कंडेंसेशन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या हो गया, क्रोमैटिन कंडेंसेशन। क्रोमैटिन का कंडेंसेशन कैसे होता है, क्रोमैटिन कंडेंसेशन, तो ये मैं ऑलरेडी, ऐसा है कि आप लोगों को मैंने बेसिक्स पढ़ा रखा है, तो आप लोगों को अब इतना वो नहीं होगा कि कोहेजिन क्या होता है, कंडेंसिन क्या होता है। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक है, सो जैसे आपको ये फिगर दे रखा है, ये है हमारा G2 फेज़। कौन सा फेज़ है हमारा, G2 फेज़। ये हमारा अभी G2 फेज़ है। ठीक है, इतने तक। ये G2 फेज़ में होता क्या है, जो हमारा कोहेजिन है, ठीक है, जैसे ही हमारा DNA रेप्लिकेशन होता है ना S फेज़ में, तो उसी टाइम क्या होती है, सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रेप्लिकेशन के टाइम पे तो हमारा कोहेजिन्स उन पर अटैच होने लग जाता है, यानी जो हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स है उनको एक साथ रखने का काम करता है। तो G2 फेज़ तक हमारा क्या होता है, रेप्लिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो हमारा जो कोहेजिन है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। देखो ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ये क्या है, हमारा कोहेजिन हमारे क्रोमोसोम पे इस तरीके से पूरे लेंथ में बाइंड होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग नहीं होने देता है। ठीक है, फिर क्या होता है, देन नेक्स्ट फेज़ आती है हमारी M फेज़। जैसे ये M फेज़ में एंटर होता है हमारा क्रोमोसोम, ठीक है, हमारा सेल जो है M फेज़ में एंटर होता है, तब वहाँ पे क्या एक्टिवेट हो रखे हैं, CDK1 अरोरा बी एंड पोलोलाइक काइनेसिस। ये क्या करते हैं, ये कोहेजिन को क्या करते हैं, कोहेजिन पे फॉस्फोराइलेशन ऐड करके उसका रिमूवल करते हैं। ठीक है, कितना रिमूवल करेंगे कि उसके आर्म्स में सबको रिमूव कर देंगे, और उसके आर्म्स में रिमूव करते हुए कंडेंसिन को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप, जैसे यहाँ पे लिखा है, द एक्शन ऑफ कोहेजिन एंड कंडेंसिन्स बाइंड टू द DNA ड्यूरिंग S फेज एंड मेंटेन द लिंकेज बिटवीन द सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉलोइंग द DNA रेप्लिकेशन। ठीक है, तो DNA रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या करता है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में बाइंड करके रखता है कोहेजिन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एज द सेल एंटर M फेज, जैसे ही सेल M फेज में एंटर करता है तो कंडेंसिन क्या करता है, आर फॉस्फोराइलेटेड बाय अरोरा बी काइनेज और CDK1। ये क्या करते हैं, ये दोनों मिल करके, ठीक है, किसको फॉस्फोराइलेट करते हैं, कंडेंसिन्स को फॉस्फोराइलेट करते हैं। द कोहेसिन्स बाय अरोरा बी एंड पोलोलाइक काइनेसिस। ठीक है, और कोहेसिन को कौन करता है, अरोरा बी एंड पोलोलाइक काइनेसिस। द कोहेसिन आर रिप्लेस्ड बाय द कंडेंसिन अलोंग द मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोम रिमेनिंग ओनली एट द सेंट्रोमेयर। जो बीच वाला पार्ट होता है क्रोमोसोम को, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर।
सेंट्रोमेयर, इसको हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं। तो ये क्या करता है, अरोरा बी काइनेज, CDK1 पोलोलाइक काइनेजेस, ये क्या करता है, रिमूव करते रहते हैं कंडेंसिन को थ्रू आउट द आर्म, ठीक है, और कोहेजिन को रिमूव करते रहते हैं और कंडेंसिन को ऐड करते रहते हैं, ठीक है। कंडेंसिन ऐड होता रहता है, ठीक है। जैसे कंडेंसिन ऐड होता है तो कंडेंसिन क्या करता है, एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम को क्या करता है, अच्छे से पैक करता है, कंडेंस करता है, ठीक है। तो देखो ये कितना छोटा हो गया इसमें, क्योंकि यहाँ पे कंडेंसिन ऐड हो गया है साइड में, ठीक है। फिर ये और कंडेंस हो गया है इस फिगर में, मेटाफेज तक क्या हो गया है, और कंडेंस हो गया है। प्रोफेज में कुछ इस तरीके से कंडेंस हुआ और मेटाफेज में इस तरीके से, ठीक है। तो आर्म्स में हमारा क्या है, सारा कोहेजिन रिमूव होके क्या ऐड कर दिया गया है, कंडेंसिन को ऐड कर दिया गया है। और जो सेंट्रोमेयर में जो बचा हुआ पार्ट है वहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट होगा, वहाँ पे हमारा कोहेजिन प्रेजेंट होगा। तो कोहेजिन हमारा सिर्फ सेंटर वाले पार्ट में ही रह जाता है, ठीक है, यानी सेंट्रोमेयर वाले जोन में ही हमारा कोहेजिन रह जाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, एक और फिगर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, देखो द एक्शन ऑफ कोहेजिन एंड कंडेंसिन। ये देखो, ये फिगर मैंने किसी और बुक से लिया है। ये देखो ये है सेंट्रोजोम, बीच में क्या होता है, सेंट्रोजोम होता है, और यहाँ पे देखो कोहेजिन, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये कोहेजिन है। ये जब G2 फेज में था सेल, तब कोहेजिन क्या है, पूरे आर्म्स में अटैच था, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग नहीं होने दे रहा था। जैसे ही प्रो फेज आया और अरोरा बी काइनेज और CDK1 और पोलोलाइक काइनेजेस का एक्शन स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने क्या करा, कोहेजिन्स को यहाँ से रिमूव करके किसको ऐड कर दिया, कंडेंसिन्स को इस तरीके से कुछ ऐड कर दिया। कंडेंसिन के ऐड होने से ये क्या हो गया, क्रोमोजोम कंडेंस हो गया और तेज़ी से फोल्ड होने लग गया। जितना ज़्यादा फोल्ड होगा उतना ज़्यादा छोटा होता रहेगा क्रोमोसोम, ठीक है। तो जैसे ही प्रोफेज में ये ऐड हुआ, तो जैसे ही मेटाफेज आया हमारा, मेटाफेज में ये और ज़्यादा फोल्ड हमारा क्रोमोसोम हो गया। किसकी वजह से, कंडेंसिन्स की वजह से, ठीक है। कंडेंसिन उनके आर्म्स में प्रेजेंट है, तो उनकी वजह से क्रोमोसोम हमारा और ज़्यादा फोल्ड हो गया और ज़्यादा कम्पैक्ट स्ट्रक्चर हमें मिल गया, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और सिर्फ हमारा जो कोहेजिन है, कोहेजिन हमारा सिर्फ कहाँ रह गया, सेंट्रोमेयर वाले पार्ट में, ठीक है। सेंट्रोजोम्स या सेंट्रोमेयर वाले जो पार्ट है सिर्फ उसमें रह गया है हमारा वो कोहेजिन, ठीक है। और वहाँ से ही इसी पार्ट से इसने क्या कर रखा है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक दूसरे के साथ अटैच कर रखा है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, बोथ कंडेंसिन एंड कोहेसिन्स आर फैमिली ऑफ SMC प्रोटीन्स, ठीक है। ये कौन सी फैमिली के प्रोटीन है, SMC क्लास के फैमिली के प्रोटीन है। SMC का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमैटिन, ठीक है। स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमैटिन्स इस क्लास की फैमिली के मेंबर है, और दोनों जो है क्रोमोसोम सेग्रीगेशन में हेल्प करते हैं। जब हम माइटोसिस मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन पढ़ेंगे तो उस टाइम पे ये दोनों हेल्प करते हैं क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन में, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कैसे अरोरा बी काइनेज और ये इनको रिमूव करते हैं अलोंग द लेंथ, और आर्म्स तक क्या कर देते हैं, पूरे आर्म्स में क्या कर देते हैं, कोहेजिन को रिमूव करके कंडेंसिन को ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमारा क्रोमोसोम क्या हो जाता है, कंडेंस फॉर्म में हो जाता है। दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये डिटेल में भी दे रखा है, इस तरीके से कुछ ऐड हो रखा है, ये यहाँ पर ऐड होते रहता है, ठीक है। फिर ये इसको और कॉम्पैक्ट और फोल्ड कर देता है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें फोल्डिंग के बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। तो अब एक कोहेजिन यहाँ पर है, कंडेंसिन यहाँ पर है, और उसने ऐसे इस तरीके से कुछ क्रोमोसोम को फोल्ड कर दिया है, जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट, अब सेकंड हमारा जो फंक्शन है वो है ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। अब क्या करता है, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप को भी ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, जैसे ये फिगर में दिख रहा है आपको, ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियस है। यहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, और न्यूक्लियर लैमिला है, ठीक है। अब होता क्या है, साइक्लिन CDK1 एंड साइक्लिन B फॉस्फोराइलेट द न्यूक्लियर लैमिनिन एज वेल एज द प्रोटीन ऑफ द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। न्यूक्लियर लैमिनिन और उसके प्रोटीन को भी क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है। एंड इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर की इनर मेम्ब्रेन को भी क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है। फॉस्फोराइलेशन ऑफ द लैमिन्स कॉजेज द फिलामेंट दैट फॉर्म द न्यूक्लियर लैमिना डिसोसिएट टू फॉर्म फ्री लैमिन डाइमर्स, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन से क्या होता है, फिलामेंट क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, और वो फ्री लैमिन डाइमर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये छोटा सा यहाँ पे पार्ट लिया गया है, छोटा सा पार्ट लिया गया है, उसको यहाँ पे डिटेल में दिखाया गया है कि कैसे ये स्ट्रक्चर होता है। देखो, ये लैमिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। ये अभी क्या है, इस तरीके से अटैच है। जैसे ही हमारा CDK1 साइक्लिन B एक्टिवेट होता है, ठीक है,
माइटोसिस फेज में जैसे ये लोग आते हैं वैसे क्या होता है, ये क्या कर देता है, फॉस्फोरस ऐड कर देता है इसकी जगह पे। देखो यहाँ पे डिफरेंट जगह पे आपको फॉस्फोरस ऐड दिख रहा होगा। फिर फॉस्फोरस ऐड करके क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, और एक डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। देखो 2 सब यूनिट है, एक ब्लू कलर की सब यूनिट दिख रही है, अब एक ऑरेंज कलर की सब यूनिट दिख रही है, तो ये क्या है, डाइमर फॉर्मेशन, यानी डाइमर का फॉर्मेशन कर देती है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, सारे न्यूक्लियर लैमिना को ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। सो ये भी बहुत इजी था, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। जस्ट साइक्लिन CDK1 और साइक्लिन B क्या कर रहे हैं, फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं किसको, न्यूक्लियर लैमिना को, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हमारा थर्ड जो फंक्शन है वो क्या है, गोल्जी एपरेटस इनटू, अब गोल्जी को क्या कैसे फ्रेगमेंट करते हैं, ठीक है, ये थर्ड फंक्शन है हमारा, ठीक है। गोल्जी एपरेटस फ्रेगमेंट इनटू स्मॉल वेसिकल्स एट माइटोसिस, जैसे ही माइटोसिस आता है इसको स्मॉल वेसिकल्स में तोड़ दिया जाता है, ठीक है, विच मे बी आइदर बी absorbed into endoplasmic reticulum और डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू डॉटर सेल्स एट साइटोकाइनेसिस, ठीक है। देखो ये गोल्जी एपरेटस को भी तोड़ दिया जाता है, वेसिकल्स छोटे छोटे वेसिकल्स के फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है माइटोसिस में, और इन वेसिकल्स की 2 फेट हो सकते हैं, या तो इन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्जॉर्ब कर ले, या फिर ये दोनों डॉटर सेल्स में चली जाएं, ठीक है, बराबर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए दोनों डॉटर सेल्स में, ठीक है। Breakdown of the Golgi apparatus into vesicles is mediated by phosphorylation of multi-Golgi matrix protein, ठीक है, by CDK1 एंड पोलोकाइनेज। यहाँ पे कौन वर्क कर रहा है, CDK1 एंड पोलोकाइनेज, ये दोनों साथ में वर्क करके क्या करते हैं, गोल्जी का मैट्रिक्स प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा गोल्जी मैट्रिक्स क्या हो जाए, गोल्जी हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू स्मॉल वेसल्स में, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि कौन करता है, ठीक है, हमारा CDK1 एंड पोलोलाइक काइनेजेस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन है हमारा सेंट्रोसोम्स मैच्योर्स सेपरेट। अब वो क्या करते हैं, सेंट्रोसोम का भी क्या करते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, जैसे सेंट्रोसोम मैच्योर होता है हमारा, ठीक है, सेपरेशन एंड स्पिंडल असेंबली इज ड्राइवन बाय अरोरा ए एंड पोलोलाइक काइनेज विच आर लोकेटेड एट सेंट्रोसोम, ठीक है। ये दोनों के दोनों कहाँ लोकेट होते हैं, सेंट्रोसोम का जब डुप्लीकेशन पढ़ाया था मैंने, याद है, तो सेंट्रोसोम कहाँ लोकेट होते हैं, ये पहले डुप्लीकेट करते हैं और जैसे ही एम फेज आता है तो ये क्या करते हैं, सेपरेशन होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है, स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा जो अरोरा ए एंड पोलोलाइक काइनेजेज हैं वो कहाँ लोकेट होते हैं, सेंट्रोसोम में लोकेट होते हैं, ठीक है, और यही सेंट्रोसोम के मैचुरेशन, सेपरेशन और स्पिंडल असेंबली में भी वर्क करते हैं, ठीक है। कैसे, द रेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल टर्नओवर इंक्रीजेज 5 to 10 फोल्ड ड्यूरिंग माइटोसिस, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल का जो टर्नओवर नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग माइटोसिस। मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे ही CDK1 प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करता है तो हमारा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जो हमारा सेंट्रोसोम्स है, वो क्या हो जाता है, थोड़ा क्या इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो कहीं भी स्टार लाइक फॉर्म में फैलते रहते हैं, जैसे ये फिगर के थ्रू भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। रिजल्टिंग इन द डीपॉलीमराइजेशन एंड श्रिंकिंग ऑफ द इंटरफेस माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिससे क्या हो रहा था, डीपॉलीमराइजेशन हो रहा था और श्रिंकेज हो रहा था इंटरफेस माइक्रोट्यूब्यूल्स में। जैसे ये जो एरो अंदर की तरफ दिख रहा है, ये क्या है, डीपॉलीमराइजेशन का एरो है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये क्या हो रहे थे, श्रिंक कर जा रहे थे। दिस इंक्रीज इन टर्नओवर इज थॉट टू रिजल्ट फ्रॉम द फॉस्फोराइलेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एसोसिएटेड प्रोटीन बाय माइटोटिक प्रोटीन काइनेजेस इंक्लूडिंग CDK1, अरोरा ए एंड पोलोलाइक काइनेजेस। और इसका रीज़न क्या था, क्योंकि ये CDK1, अरोरा एंड पोलोलाइक काइनेजेस इनको क्या कर रहे थे, प्रोटीन्स जो माइक्रोट्यूब्यूल से एसोसिएटेड थे उनको फॉस्फोराइलेट कर रहे थे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है ताकि ये क्या कर सके, आपस में ये स्टेबिलिटी वाला क्या बना सके, एक इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स बना सके, जो मैंने आपको बताया था ये इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे जो पूरा स्पिंडल सेंट्रोसोम है या वो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो क्या, एक स्टेबिलिटी उनके अंदर आ जाती है, ठीक है। सो ये 4 फंक्शंस थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्रोमोसोम्स अटैच टू द माइटोटिक स्पिंडल एट प्रोमेटाफेज। प्रोमेटाफेज के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, लास्ट क्लास में जब मैं डिफरेंट फेजेस पढ़ा रही थी। प्रोमेटाफेज में क्या होता है, प्रोमेटाफेज की फंक्शनैलिटी क्या है कि उसमें क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम है उस पर कौन अटैच होते हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच होते हैं, ठीक है।
द स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्रैब होल्ड द क्रोमोसोम्स एट काइनेटोकोर protein complexes that assembles to the centromere to each condensed chromosome during the late prophase. late prophase में क्या होता है, ये जैसे हमारा क्रोमोसोम दिखा रखा है, ठीक है, ये क्रोमोसोम हमारा रेप्लिकेटेड है, इसके जो यहाँ पर रेड कलर का दिखा रखा है ये क्या है, काइनेटोकोर है, और यहाँ पर जो ग्रीन कलर का दिखा रखा है वो क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। इन पर्टिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम क्या बोलते थे, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, जो काइनेटोकोर पे अटैच होंगे। ईच डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैज़ 2 काइनेटोकोर, ठीक है, जितने भी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हैं उनके क्या होते हैं, 2 काइनेटोकोर है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। 1 ऑन ईच सिस्टर क्रोमेटिड्स विच फेजेस अपोजिट डायरेक्शन, एक हर एक क्रोमेटिड पे क्या है, एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये सिंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। तो एक क्रोमेटिड पे एक काइनेटोकोर है, ये जैसे ये दिखा रखा है, और दूसरे क्रोमेटिड पे दूसरा काइनेटोकोर है, ठीक है, और दोनों ने अपोजिट में फेस कर रखा है। काइनेटोकोर रिकॉग्नाइज बाय स्पेशल डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट एट द सेंट्रोमेयर, ठीक है। काइनेटोकोर क्या करता है, कैसे अटैच होता है, ये अटैच होने के लिए पहले ये डीएनए सीक्वेंस ढूंढता है जहाँ ये अटैच हो सके, ठीक है, यानी ये पर्टिकुलर सीक्वेंस पे ही अटैच होता है हमारा काइनेटोकोर, हर जगह नहीं होगा अटैच, ठीक है। अगर कुछ अल्टर हो गया सीक्वेंस, डीएनए के सीक्वेंस में कुछ चेंजेस हो गए तो काइनेटोकोर फिर क्या नहीं होगा, अटैच नहीं होगा, और काइनेटोकोर अटैच नहीं होगा तो माइटोसिस के टाइम पे हमारा सेग्रीगेशन भी नहीं होगा, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन नहीं होगा, क्योंकि काइनेटोकोर पे ही तो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होके उनका क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, सेपरेशन है, ठीक है। तो अगर काइनेटोकोर ही अटैच नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा, हमारा सेपरेशन नहीं होगा, इसीलिए डीएनए सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, ठीक है। तो काइनेटोकोर एक पर्टिकुलर ही डीएनए सीक्वेंस पे बाइंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिकॉज काइनेटोकोर्स ऑन सिस्टर क्रोमेटिड्स फेस इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, हाँ हमें मालूम है अपोजिट डायरेक्शन में फेस किया है दोनों काइनेटोकोर ने, एक ने इस डायरेक्शन में एक ने इस डायरेक्शन में। They tends to attach to microtubules from opposite poles so that each duplicated chromosome become linked to the both spindle poles, ठीक है। तो एक स्पिंडल पोल हमारा इस साइड से होगा, एक इस साइड से होगा, ठीक है, जिसमें और ये क्या है, ये अपोजिट पोल्स हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स आए होंगे और ये अपोजिट पोल्स हैं, ठीक है। तो ताकि क्या हो, ये अपोजिट पोल्स में अटैच हो ईच काइनेटोकोर, ठीक है। द अटैचमेंट टू अपोजिट पोल्स कॉल्ड बाई ओरिएंटेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, बाई ओरिएंटेशन, ठीक है। अपोजिट पोल पे अटैच हो रखे तो इनको हम क्या बोलेंगे, बाई ओरिएंटेशन। जनरेट्स टेंशन ऑन द काइनेटोकोर्स, जिससे क्या होता है, टेंशन स्टार्ट हो जाती है काइनेटोकोर्स में, टेंशन यानी खिंचाव, ठीक है। जैसे ही अटैच होती है तो ये खींचना शुरू हो जाता है, एक खिंचाव होता है, एक टेंशन होती है, ठीक है। विच ब्रिंग टू द पुल इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक पुलिंग फोर्स आ जाता है, ठीक है, पुलिंग फोर्स आ जाता है। ये टेंशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस टेंशन सिग्नल टू द सिस्टर क्रोमैटिड्स दैट दे अटैच्ड करेक्टली एंड आर रेडी टू सेपरेट, ठीक है। ये टेंशन इंपॉर्टेंट है ये चेक करने के लिए कि जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, यानी पर्टिकुलरली नाम दे तो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो क्या है, अच्छे से अटैच हो चुके हैं काइनेटोकोर में, ठीक है। अगर ये फोर्स ना मिले, अगर ये टेंशन ना दिखे तो इसका मतलब क्या है कि हमारे काइनेटोकोर पे माइक्रोट्यूब्यूल्स अच्छे से अटैच नहीं है, ठीक है। तो ये अटैच करेक्टली होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी टेंशन प्रोड्यूस होगा और तभी उसके बाद वो क्या होंगे, रेडी टू सेपरेट, अलग होने के लिए तैयार रहेंगे। The cell cycle control system monitor this center to ensure that the correct chromosome attachment, और इसे कौन मॉनिटर करता है, हमारा सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम मॉनिटर करता है ये टेंशन को, ताकि जो अटैचमेंट है वो क्या रहे, करेक्ट रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू काइनेटोकोर अमंग्स वेरीज अमंग द स्पीशीज़, ठीक है। ज़रूरी नहीं, हर स्पीशीज़ में क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ काइनेटोकोर्स जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है। डिफरेंट नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं। जैसे हमारे ह्यूमन के केस में है तो काइनेटोकोर पे कितने बाइंड करते हैं, 20 से 40 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ह्यूमन के केस में बाइंड करते हैं, जबकि ईस्ट में क्या होता है, सिर्फ एक माइक्रोट्यूब्यूल बाइंड होता है काइनेटोकोर पे, ठीक है। 3 classes of microtubules that form the mitotic spindle are differently colored, ठीक है। सो 3 डिफरेंट टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। कौन कौन से पढ़े हैं, एक तो एस्टर्स माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है, जिस टाइम पे डिसेबिलिटी आई थी तो एस्टर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स आए थे, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, एस्टर्स। ये किसी के साथ अटैच नहीं होते हैं, इनका पॉजिटिव एंड क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है।
पॉजिटिव नेगेटिव एंड के बारे में बताया था, पॉजिटिव एंड उधर होता है और नेगेटिव एंड सेंट्रोसोम्स की तरफ होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था, पहला हो गया एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकंड हो गया हमारा काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि काइनेटोकोर्स में अटैच होते हैं, ठीक है, डीएनए के काइनेटोकोर्स में जो अटैच होते हैं। नेक्स्ट है इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो स्टेबिलिटी बनाते हैं स्पिंडल पोल्स पे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो आपस में अटैच होकर क्या करते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है। सो ये 3 टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो डिफरेंट कलर्स के हैं, यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हो। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ठीक है, कैसे जो है हमारा जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो अटैच हो रखी है हमारे क्रोमोसोम्स में, ठीक है। सो ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ठीक है। सो आज हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने जो रेगुलेशन में पढ़ा माइटोसिस में, वो हमने पढ़ा कि CDK1 अरोरा काइनेज और अपोलो काइनेज के हमने फंक्शंस पढ़े कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो CDK1 है, CDK1 अरोरा काइनेज है और पोलो काइनेज है, ठीक है, पोलो काइनेज। इनके हमने फंक्शन पढ़े। सबसे पहला फंक्शन हमने क्या पढ़ा, क्रोमैटिन कंडेंसेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, क्रोमैटिन कंडेंसेशन, ठीक है। और कैसे करते हैं ये, बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ कोहेसिन एंड कंडेंसिन, कोहेसिन और कंडेंसिन को फॉस्फोराइलेट करके, कोहेसिन एंड कंडेंसिन। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट फंक्शन, न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन करा इन्होंने, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन, ठीक है। और ये कैसे किया इन्होंने, बाय फॉस्फोराइलेटिंग द न्यूक्लियर लैमिनिन, ठीक है, लैमिन्स को फॉस्फोराइलेट करके, ठीक है, लैमिन्स को फॉस्फोराइलेट करके, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का क्या करा, फ्रेगमेंटेशन करा, ऑफ गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस का फ्रेगमेंटेशन कैसे किया, इसको भी क्या करा, फॉस्फोराइलेट करके, ठीक है, बाय फॉस्फोराइलेटिंग गोल्जी मैट्रिक्स प्रोटीन, ठीक है, गोल्जी के मैट्रिक्स प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करके, ठीक है। फिर फोर्थ और लास्ट जो हमने फंक्शन पढ़ा वो क्या था, स्पिंडल फॉर्मेशन में इन्होंने हेल्प करी थी, स्पिंडल फॉर्मेशन में, ठीक है। स्पिंडल फॉर्मेशन में क्या किया इन्होंने, फॉस्फोराइलेट करा सेंट्रोजोम को, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ सेंट्रोजोम को, काइनेटोकोर को, ठीक है, काइनेटोकोर एंड माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड जितने भी प्रोटीन्स हैं उनका जो है इन्होंने फॉस्फोराइलेशन किया। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है कि कैसे क्या हुआ है रेगुलेशन में, ठीक है। अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि मेटाफेज से एनाफेज ट्रांजिशन में कौन कौन से रेगुलेशन है, ठीक है। वहीं पर हमारा चेक पॉइंट काम करता है, मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन वाला चेक पॉइंट, ठीक है। उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर कुछ बचेगा तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यानी कि अब फर्दर की 2 क्लासेस में हमारा जो है एम फेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और मैंने ये क्लासेस आप लोगों की बेसिक से क्लियर कराई है, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ ऊपर से पढ़ाया है, मैंने आप लोगों को बेसिक्स भी क्लियर करवाई हैं ताकि किसी को किसी वर्ड में दिक्कत हो या किसी में भी हो तो मैंने वो भी डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। इसीलिए इतना टाइम लग गया हमें सेल साइकिल और सेल डिवीज़न पढ़ने में, ठीक है। और जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और देखना आप लोग से कितना बनता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतना पढ़ के, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब देवराड़ी पाठशाला।